अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब सही होंगे। लास्ट लेक्चर हमारा डायबिटीज़ के ऊपर था, होप आपने सुना होगा। और थैंक यू जिन लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। अ, अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रेस्ट कैंसर और उसकी टाइप्स के ऊपर। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो है मैंने एक पहले भी इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ब्रीफली किया हुआ है। अगर आप वीडियोज़ के अंदर देखो मेरी, तो उसके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर पे है, लेकिन इसमें हम उसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी क्या होती है ब्रेस्ट की? ब्रेस्ट जो होते हैं मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? और ये थोरैसिक वॉल के इंटीरियरली होते हैं, यानी जो चेस्ट की वॉल होती है इंटीरियर साइड पर होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल के सामने। पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल के सामने। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसके अंदर जो है लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स यानी लैक्टिफेरस लोब्यूल्स, जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये 20 to 25 होते हैं और फिर ये आगे कन्वर्ज होके जो है पतली-पतली इनकी नालियाँ होती हैं, जिनको लैक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स की मदद से जो है ये फिर निपल के ऊपर ओपन होते हैं। 20 to 25 ओपनिंग्स होती हैं इनकी। तो और ये जो लोब्यूल्स हैं, इन सबको अपनी जगह पे फिक्स करके रख रहा होता है। कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं और इन लोब्यूल्स को अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं ताकि ये एक प्रॉपर शेप में रहें। उसके बाद जो है इसके अंदर जो इसमें इसको हम डिवाइड करते हैं। इसको हम जो ब्रेस्ट है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे पास अपर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। अच्छा, और 50% जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो नॉर्मली अपर आउटर क्वाड्रेंट, यानी जो ब्रेस्ट की एक टेल जाती है एक्सिला की तरफ, ठीक है? उसको एक्सिलरी टेल कहते हैं। उस तरफ जो है वो 50% ज़्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। अब इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर्स जो भी होते हैं जब वो स्प्रेड करते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी जो होती है वो 75% तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होती हैं, जो एनलार्ज हो जाती हैं अगर स्प्रेड कर जाए तो। एक्सिला के अंदर आपकी बगलों के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं। ऊपर की तरफ जो है इंफ्राक्लेविकुलर, यानी जो आपकी हंसली की हड्डी होती है, इसके नीचे वाली जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं इसको। मीडियली यानी मिड के करीब जो है ये पैरास्टर्नल, यानी स्टर्नम के साथ वाली लिम्फ नोड्स जो हैं वो इसको ड्रेन कर रही होती हैं ब्रेस्ट को। और नीचे की तरफ जो है वो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इसको ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं अब इसके उसके ऊपर। ये तो हो गई इसके लिम्फेटिक्स, इसकी ब्रीफ एनाटमी। 4 क्वाड्रेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अपर आउटर 50% कैंसर्स जो हैं वो अपर आउटर में होते हैं। फिर इनर अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर इनर क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हार्मोन्स। कौन-कौन से हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले फीमेल हार्मोन्स के अंदर जो हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है वो डिस्टेंड कर रहा होता है लोब्यूल्स को, फैला रहा होता है और ब्रांचिंग करता है फर्दर मिल्क प्रोड्यूस, ताकि उनके अंदर मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। प्रोजेस्टेरोन जो है वो फर्दर लोब्यूल्स को जो है बना रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क उसके अंदर बन सके। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। और चौथा हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन, वो मिल्क की इजेक्शन करवाता है। यानी जब बेबी सकलिंग स्टार्ट करता है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्टिवेट होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क की इजेक्शन करवाता है, यानी मिल्क ड्रेन करवाता है ब्रेस्ट के अंदर से। तो ये तो हो गई हार्मोन्स की। अब आ जाते हैं हम ट्यूमर्स के ऊपर। ट्यूमर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर। एक होते हैं बिनाइन, जो स्प्रेड नहीं करते, जो मोस्टली हार्मलेस होते हैं, लेकिन ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, ठीक है? और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट, जो स्प्रेड करते हैं, जो बॉडी के दूसरे एरियाज़ के अंदर भी स्प्रेड कर जाते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं, इसके बिनाइन ट्यूमर्स में हम इसको इसके अंदर 3 ट्यूमर्स आ जाते हैं हमारे पास। एक आते हैं फाइब्रोएडिनोमास, दूसरे आ जाते हैं फाइलोड्स और तीसरे आ जाते हैं इंट्राडक्टल पैपिलोमास। सबसे पहले हम करते हैं फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा जो है वो नॉर्मली लार्ज मास होते हैं, अप टू 5 सेंटीमीटर इनका साइज़ जा सकता है और सॉलिटरी होते हैं, एक ही होता है ये। यानी एक सिंगल ही होता है, ये स्प्रेड नहीं किया होता है, गिल्टी गिल्टी की शक्ल में होता है ये। और
बाकायदा प्रोमिनेंटली ऊपर से ये फील भी होता है। तो फाइब्रोएडेनोमा जो है नॉर्मली जो है 30 इयर्स की पहले की एज में जो है कॉमन होता है। लेट एज के अंदर ये फाइलोड ज़्यादा कॉमन होते हैं फाइब्रोएडेनोमा से। अब नॉर्मली ये 1 टू 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़े साइज़ के हो जाए तो इनको जायंट फाइब्रोएडेनोमास कहा जाता है। तो ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है फाइलोड ट्यूमर्स, ठीक है। इसको सिस्टोसार्कोमा भी कहते हैं हम, सिस्टोसार्कोमा फाइलोड्स। ये भी फाइब्रोएडेनोमास की तरह होते हैं, लेकिन ये फाइब्रोएडेनोमा से अराइज नहीं होते। और जैसे मैंने बताया डिफरेंस कि वो 30 से पहले हो रहे होते हैं, ये 30 के बाद जो है एडल्ट वुमेन के अंदर जो है ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। और ये ट्यूमर्स इतने यानी हार्ड होते हैं कि ये ब्रेस्ट की शेप भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट की शेप जो है वो चेंज हो सकती है। तो और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनको दबाना शुरू कर देते हैं और वहाँ नेक्रोसिस यानी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते तो बिनाइन है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। रेयरली मैलिग्नेंट होते हैं ये, लेकिन अगर मैलिग्नेंट हो जाएँ तो ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये एक ऐसी टाइप है जो ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी मेटास्टेसाइज़ कर सकती है। बाकी सारी जितनी टाइप्स हैं मैलिग्नेंट्स में, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू जाती हैं, जबकि ये जो है ये ब्लड सप्लाई के थ्रू मैलिग्नेंट हो सकती है, बट इट्स वेरी रेयर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्राडक्टल पैपिलोमा। मैंने बताया पेपिलोमा जो है वो रस्पबेरी शेप छोटा सा जो है ना, समझ लें वॉर्ट जैसे होते हैं। ये छोटी सी गिल्टी जो है वो दूध की जो नालियों के डक्ट्स होते हैं, जो लेक्टिफेरस डक्ट जो मैंने बताए थे, जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, उसके अंदर ये बन जाते हैं। और फीमेल को और ये पेरीमेंस्ट्रुअल एज में होते हैं, यानी जब फीमेल जो है मेनोपॉज के पीरियड स्टार्ट हो चुका होता है, उस दौरान ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फीमेल को इसका आइडिया तब होता है कि निपल से जो है ब्लडी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि डक्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई गिठान बन गई है डक्ट्स के अंदर। तो ये तो हो गए बिनाइन ट्यूमर्स। अब हम आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के ऊपर। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं बेसिकली फीमेल 1 इन 10 वुमेन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करती है। और वर्ल्ड के अंदर 20% डेथ्स फीमेल्स के अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है कुछ जीन्स होती हैं, BRCA1, BRCA2, यानी ब्रेस्ट कार्सिनोमा 1, ब्रेस्ट कार्सिनोमा 2। ये जीन्स होती हैं, अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। नली पैरिटी यानी जिनके बिल्कुल बच्चे नहीं होते, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं कि बच्चे ना हों, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर लेट एज में हुई है, तब भी जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। अर्ली मेनार्ची यानी प्यूबर्टी जो है, पीरियड्स जो हैं वो वक्त से पहले स्टार्ट हो गए हैं, या लेट मेनोपॉज या वक्त से ज़्यादा देर तक जो है लेट एज के अंदर जाके मेनोपॉज हुआ है, तो उसके अंदर भी जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। एज ओवर 40 ये भी एक कॉमन फैक्टर है। अनप्रोलॉन्ग्ड अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन यूजेज, यानी जो ईस्ट्रोजन की पिल्स ले रहे होते हैं अनअपोज्ड, कोई रुकावट के बगैर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हमने एक फीमेल एनाटमी के ऊपर, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी पे एक लेक्चर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन की खासियत होती है डिस्ट्रक्शन। तो अनअपोज्ड अगर यूज़ हो रहा है ईस्ट्रोजन का, तो दैट मीन्स के वो डिस्ट्रक्शन करवाएगा ही, और वो आपके ब्रेस्ट के ऊपर जाके अफेक्ट कर जाता है। हाई डाइटरी फैट इंटेक, जो वो जिसको क्या कहते हैं, चिकनाहट वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर किसी को ओवरी या एंडोमेट्रियम का कैंसर है, यानी रहम का या बच्चेदानी का कैंसर है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर उनको भी कॉमन होता है। फिर अगर एक ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है तो दूसरे ब्रेस्ट के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर रेडिएशंस से अगर बहुत ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट है, यानी बार-बार एक्स-रेज़ हो रहे हैं, या ऐसी फीमेल्स जो रेडियोग्राफ़ी में काम कर रही होती हैं, तो उनका रेडिएशन से एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, वो प्रिकॉशंस नहीं लेती, तो उनके अंदर भी जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे मैंने बताया कि अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर जो है 75% जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, जो
बाहर की तरफ जो मैंने बताया था एक्सिला की तरफ, एक्सिलरी टेल की तरफ होता है। सेंट्रल और सब एरियोलर रीजन जो होता है यानी निप्पल के इर्द गिर्द वाला एरिया जो होता है 15% वहाँ के चांसेस होते हैं। बाकी क्वाड्रेंट्स के अंदर 10% चांसेस होते हैं बाकी 3 क्वाड्रेंट के अंदर होने के। अब स्टेजेस कैसे होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की? स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 जो ट्यूमर होता है वो अप टू 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो कहीं फैला हुआ नहीं होता, कहीं स्प्रेड नहीं किया होता। स्टेज 2 जो है वो भी अप टू 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 2 टू 5 सेंटीमीटर के दरमियान होता है और लोकल स्प्रेड होता है, यानी ब्रेस्ट के अंदर स्प्रेड हो रहा होता है, वो स्टेज 2 होता है, लेकिन फर्दर वो कहीं और स्प्रेड नहीं हो रहा होता। स्टेज 3 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, स्टेज 3A, स्टेज 3B। स्टेज 3 के अंदर जो है वो 5 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर है और वो जो है लोकल स्प्रेड हो गया है उसका, लेकिन उसका कहीं दूर स्प्रेड नहीं हुआ, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू अभी कहीं वही नहीं हुआ। स्टेज 3B के अंदर जो है वो इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो मैंने बताई थी और पेरिस्टर्नल लिम्फ नोड्स जो है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स यहाँ के यानी आपकी गर्दन की लिम्फ नोड्स तक जो है स्प्रेड हो जाता है 3B। 4 के अंदर फिर ट्यूमर का साइज़ कैसा भी हो वो मेटास्टेसाइज कर चुका होता है कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी। तो ये इसकी स्टेजिंग है। ये 7 स्लाइड्स जो हैं मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको आती जाएंगी, तो आप उसके अंदर देखती जाइएगा। आप उसको नोट करना चाहें आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो ये तो होगी स्टेजिंग ब्रेस्ट कैंसर की, हम किस तरह करते हैं। क्लासिफिकेशन अब आ जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। इससे पहले बिनाइन थे, बिनाइन 3 थे, फाइब्रोएडिनोमास थे, फाइलोड्स थे, तीसरे थे इंट्राडक्टल पेपिलोमास। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक होता है इन्वेसिव जो फैल जाते हैं, और नॉन इन्वेसिव यानी वो उसी एरिया के अंदर ही फैल रहे होते हैं। तो नॉन इन्वेसिव के अंदर हमारे पास डक्ट्स और लोब्यूल्स 2 चीज़ें हैं, यानी इलेक्ट्रोफेरस डक्ट्स के अंदर है तो वो जो है वो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू होगा। अगर लोब्यूल्स के अंदर है तो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू होगा। सॉरी, ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से थोड़ा सा वो हुआ, ठीक है। अगर डक्ट्स के अंदर है तो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, लोब्यूल्स के अंदर है तो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, और ये नॉन इन्वेसिव हैं, ये स्प्रेड नहीं कर रहे दूसरे एरिया के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। फिर इन्वेसिव कार्सिनोमास के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। फिर म्यूसिनस कार्सिनोमा जिसको कोलॉइड भी कहते हैं, फिर ट्यूबुलर और क्रिब्रिफॉर्म कार्सिनोमास। ये 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास इन्वेसिव कार्सिनोमास की। तो पहले नॉन इन्वेसिव पे क्या करते हैं। नॉन इन्वेसिव के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। इसमें क्या होता है, डक्ट्स के अंदर जो है मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं, जो कैंसरस सेल्स जो हैं वो डक्ट्स के अंदर रहते हैं और एक जाल सा बना लेते हैं, आपस में एनास्टोमोस कर लेते हैं उसको, जिसको क्या कहते हैं कि उसके इर्द गिर्द की स्किन को भी जो है वो मिला लेते हैं। तो निप्पल जो है वो जैसे एक्जिमा हो जाता है, जो खुजली सी होती है वैसी शेप, या अल्सर्स हो जाते हैं निप्पल के ऊपर, क्योंकि डक्ट्स के अंदर हो रहे हैं तो डक्ट्स निप्पल के अंदर ही ओपन होते हैं, तो वो वहाँ पे अल्सर्स या वो एक्जिमा या खारिश सी होना शुरू हो जाती है। इसको पेजेट डिजीज़ ऑफ निपल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये लेक्टिफिरस डक्ट से स्प्रेड करती है और उसके अंदर रहती है, डक्ट्स तक नहीं जाती है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर कोई कॉमनली ये कैल्सिफाइड मास हमें मैमोग्राफी के अंदर पता चलता है, लेकिन इसमें कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता निप्पल से। उसके बाद आ जाते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। लोब्यूल्स के अंदर ही कार्सिनोमा रहता है। सेल्स जो हैं वो तकरीबन 50% लोब्यूल को, यानी जहाँ दूध बन रहा होता है वहाँ 50% उसको फिल कर लेते हैं, और वो इस फिल करने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर रेयरली जो है ये सामने आते हैं, इंसिडेंटल पता तक चलते हैं, क्योंकि लोब्यूल्स के अंदर होते हैं तो वहाँ हार्डिंग इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती। रेयरली किसी फीमेल ने जो है मेमोग्राम करवाया तो उसके अंदर पता चला भाई एक मास नज़र आ रहा है लोब्यूल्स के अंदर, तो ये लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू जो है, ठीक है। और ये जो लोब्यूल है उसको 50% फिल कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये इसमें कैल्सिफाइड मास शो नहीं होता, इसमें भी कोई डिस्चार्ज नहीं होता। अब हम आ जाते हैं इन्वेसिव टाइप के ऊपर। इन्वेसिव टाइप मीन्स वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अब इन्वेसिव जो है वो मेजॉरिटी कार्सिनोमा उसकी इतनी सब टाइप्स होती हैं, इसलिए हम इसको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा को हम नॉन स्पेसिफिक टाइप भी कहते हैं। तो अब इसमें हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं ना वो एक जाल सा बना रहे होते हैं और एनास्टोमोसिंग शीट कर लेते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके, और एक मास सा बना लेते हैं, हमारी गिल्टी सी बन जाती है, और वो जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को
ब्रीच कर जाती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उर्दू में आप लोगों ने सतही भाग पढ़ा होगा, सतही लेयर जो होती है उसके ऊपर सेल्स अरेंज हुए हुए होते हैं। उस सतही जो बास्ट होती है, सतही लेयर जो होती है, उसको डैमेज करके ये स्प्रेड कर जाते हैं। तो इस ट्यूमर की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी-सी हार्ड होती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। अब ये लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है, ये लोब्यूल्स से, अच्छा, ये सबसे ख़तरनाक टाइप मैं इसलिए इसको कहूँगा कि ये स्प्रेड करता है आपके 75% जो है ये आपकी एक्सरेल लिम्फ नोड के थ्रू जो है ये स्प्रेड करके आपके सीएसएफ में भी जा सकता है, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो वाला फ्लूइड जो हमारे दिमाग के इर्द गिर्द एक लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उससे कार्सिनोजेनस मेनिंजाइटिस हो सकता है, यानी गर्दन दौड़ बुखार होगा उससे। ओवरी के अंदर ये स्प्रेड कर सकता है, यूट्रस के अंदर स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, बच्चेदानी के अंदर स्प्रेड कर सकता है, और उसके अलावा बोन मैरो के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। और बोन मैरो में स्प्रेड करेगा तो ये पूरी बॉडी को ही जो है अफेक्ट करना शुरू कर देगा। और इसके जो माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो इसके सेल्स जो हैं इस तरह लोब्यूल्स के अंदर सर्कल्स बना रहे होते हैं, जैसे डार्ट से हम वो नहीं कहते, बुल्स आई लीजन्स कहते हैं इनको, कि वो जो डार्ट से हम जिस वो टारगेट करते हैं तो उस शेप के लीजन्स होते हैं, तो इसको बुल्स आई लीजन्स कहते हैं। तो ये मैं इसको सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक टाइप समझता हूँ कि ये सीएसएफ बोन मैरो तक पहुँच मेटास्टेसाइज़ कर जाती है। फिर आ जाते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा, 1 to 5% ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर ये होते हैं, और ये BRCA1 मैंने भी पहले भी मेंशन किया था, एक जीन होती है। BRCA1 की म्यूटेशन अगर हो गई है तो उसमें मेडुलरी कार्सिनोमा जो है ये कॉमन होते हैं। ये आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र भी आएगा, ये एक ट्यूमर जो है रिमूव हुआ है, रिमूव किया गया है इसको सर्जिकली। जिसमें आप देखेंगे येलो वाला पोर्शन जो है वो एडिपोज टिश्यू है, और वाइट वाला पोर्शन जो है वो कार्सिनोमा सेल्स हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट होते हैं और 2 to 3 सेंटीमीटर के डायमीटर के ये बनते हैं, ट्यूमर्स बनते हैं कार्सिनोमा के। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास म्यूसिनस कार्सिनोमा, जो ओल्ड एज के अंदर फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है। इससे पहले वाला मेडुलरी जो है वो यंग एज के अंदर कॉमन होता है, लेकिन ये म्यूसिनस या कोलाइड जो है ये ओल्ड एज के अंदर कॉमन होता है। इसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आइलैंड्स बने हुए होते हैं मैलिग्नेंट सेल के, यानी जो डक्ट्स हैं और उनके दरमियान बिल्कुल सेंटर में आइलैंड्स की शक्ल में मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं। ये स्क्रीन पे आपको पिक्चर भी नज़र आएगी, तो आप इसमें देखिएगा कि पर्पल कलर के जो आइलैंड्स बने हुए हैं अलग अलग, वो सब कार्सिनोमा यानी कैंसरस सेल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रिब्रिफॉर्म कार्सिनोमा या ट्यूबुलर कार्सिनोमा। इसको अगर ये जो है 10% छोटे ट्यूमर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के साइज़ के, और 10% कैंसर्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के साइज़ के जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, जिसको हम ट्यूबुलर या क्रिब्रिफॉर्म कार्सिनोमा कहते हैं। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये छोटी-छोटी ट्यूब्यूल्स की शक्ल में जो है सेल्स स्प्रेड कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। ट्यूब ऐसा लगता है कि ब्रांचिंग हो रही है ट्यूब्स की, एक नेटवर्क बना रहे हैं सेल्स। तो ये डायग्राम के अंदर आपको इसमें नज़र आएगा कि अगर आप गौर करें इस डायग्राम के अंदर, तो राइट साइड से जो वो एक जाल फैल रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, शाखें निकाल रहा है रूट्स की तरह, वो ट्यूबुलर नेटवर्क बन रहा है इनके सेल्स का। फिर उसके बाद कौन-कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले मेमोग्राम, ठीक है, वो बहुत डायग्नोस्टिक होता है। अल्ट्रासाउंड से हमें साइज़ का पता चल जाता है कि अगर ट्यूमर है तो किस साइज़ का होता है। टोमोग्राफी बहुत एक फ़ायदेमंद टेस्ट है। FNA, फाइन नीडल एस्पिरेशन, यानी नीडल से जो है उसको निकाला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, या उसका कल्चर किया जाता है कि वो किस चीज़ से ट्यूमर बन रहे हैं, या किस कॉज़ क्या है उस ट्यूमर का। और फाइनली बायोप्सी, कोई भी ट्यूमर होता है बॉडी के अंदर तो बायोप्सी करके जो है उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस एक्सटेंट तक वो फैला हुआ है। तो बायोप्सी जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है इसको। फिर एलोपैथी के अंदर तो जो है सिंपली इसमें जो है आपको मास्टेक्टमी का कह देंगे कि भाई आप या ब्रेस्ट रिमूव करवा दो, या और फिर आपको कीमोथेरेपी पे डाल दिया जाता है। होम्योपैथी के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो इसके अंदर फ़ायदेमंद होती हैं।
कुछ के नाम जो हैं ये सामने स्क्रीन पे भी स्लाइड आएगी, उसमें है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ उनको अंदर, जिसमें एपिस मेलिफिका, ठीक है, आर्सेनिक आयोडेटम, ठीक है, एस्टेरियस रूबेंस, एपोसाइनम, एनेंथेरम, ब्रेटा आयोडेटा, बेलिस्पेरेनस, फिर ब्रोमियम, बुफराना, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब, कॉन्डुरांगो, कार्बोनेमेलिस, चिमाफिला, कैडमियम सल्फ, कोनियम मैक, फिर हुआंगनान, हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को भी कवर करती है। कालीम्योर, लेक्सिस, सिलिशिया, ठीक है, स्क्रोफुलेरिया नोडोजा और टेरेंटुला क्यूबेंस एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो इस कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर काम करती हैं। तो ये तो था ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स के ऊपर लेक्चर। तो आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। आप मेरा फेसबुक पेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा। रिकमेंडेशंस आ भी रही हैं और इंशाल्लाह उनको भी मैं ज़रूर कवर करूँगा। और प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको एप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कोई भी काम करते हुए। अच्छा, एक और चीज़ जो फाइनली मैं एक जो सेल्फ असेसमेंट, कि अगर आपको कोई लंप है तो आप वो किस तरह जो हर फीमेल को वीकली बेसिस पे करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपने अपना हैंड जो है वो सर के पीछे रखना है। 4 क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताए थे, अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर, लोअर इनर। तो आपने जो है 3 फिंगर्स से इस तरह फील करना शुरू करना है, ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट से, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज आपने जाना है, फिर नीचे लोअर आउटर क्वाड्रेंट को आपने फील करना है पूरे तरीके से कि कोई लंप तो नहीं है। फिर लोअर इनर क्वाड्रेंट को आपने फील करना है। फिर आपने अपर इनर क्वाड्रेंट को फील करना है, ठीक है। और फिर जो जिस इमेजिनरी लाइन से हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, उन लाइंस को भी आपने पैल्पेट करना है अच्छी तरह तीनों फिंगर से कि कोई लंप तो नहीं है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे इस तरह आर्म करके, तो आपने दूसरे हैंड से सेम इसी तरह वो करना है, ठीक है। तो इस तरह आप सेल्फ असेसमेंट वीकली बेसिस पे ज़रूर किया कीजिए। कोई भी आपको लंप फील हो तो डेफिनेटली फ़ौरन आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और मैमोग्राम करवाइए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर किया कीजिए, लेकिन सेल्फ असेसमेंट वीकली बेसिस पे ज़रूर किया कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और सेहत सबसे बड़ी नेमत है, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब सेहतमंद रहें, सब खुश रहें, सब तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।